हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियोपैथ बाय रुचि। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफॉर्मिटीज के ऊपर। एंड आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो आप इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफॉर्मिटीज होती क्या है? सो द definition of deformity is deformity is defined as any malformation, structural alteration or distortion affecting any part of the body. तो डिफॉर्मिटी एक माल फॉर्मेशन होती है कि जो हमारी नॉर्मल एनाटॉमी होती है हमारी बॉडी की, उसमें अगर कुछ भी डिफरेंट होता है या स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन होती है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, या डिस्टॉर्शन होता है किसी भी मतलब कोई भी ब्रेकेज होता है किसी भी बॉडी के पार्ट का, तो उसे हम डिफॉर्मिटी डिफाइन करते हैं। It leads to deviation from normal anatomical alignment and functional mechanics. इसमें क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है हमारी बॉडी की, उसमें अगर कुछ भी डिफरेंट होता है या कुछ भी अलग बोल सकते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, तो या अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, तो उसे हम डिफॉर्मिटी डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चरल ओरिजिन एंड ऑनसेट। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? डिफॉर्मिटीज में अराइज फ्रॉम अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटीज इन आइदर द स्केलेटल बोन स्ट्रक्चर और सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज। तो डिफॉर्मिटीज दो तरीके से हो सकती है। या तो हमारा जो स्केलेटन है, बोनी स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस हो जाए, या हम कह देते हैं जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज है बोनी स्ट्रक्चर्स के अराउंड, उसमें जैसे उसमें मसल हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गई, अगर इसमें हमारे कोई चेंजेस होते हैं तो हम उसे डिफॉर्मिटी बोलते हैं। Chronologically, deformities are classified as either congenital और एक्वायर्ड। तो डिफॉर्मिटीज के हम डिफरेंस करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। दैट इज कंजेनाइटल, जो कि बर्थ से, ऐसी डिफॉर्मिटीज जो हमारे बर्थ के टाइम से हमारे पास प्रेजेंट हो। एंड एक्वायर्ड, डेवलप लेटर इन लाइफ, जो कि किसी भी एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से हमारी लाइफ में हमारे बर्थ के बाद हमको मिली है, ऐसी डिफॉर्मिटीज को हम एक्वायर्ड कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। सो मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे पास होती हैं। स्ट्रक्चरल malformations एग्जिस्टिंग एट और बिफोर बर्थ ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट। तो ऐसे डिफॉर्मिटीज जो कि हमारे अ, ऐसी डिफॉर्मिटीज जो कि हमारे बर्थ से, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से हमारे पास आ जाए, कोई भी उसमें बोल सकते हैं गड़बड़ हुई हमारे फॉर्मेशन में ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, या माल फॉर्मेशन हुआ किसी भी बोनी स्ट्रक्चर का या सॉफ्ट टिश्यू का। सॉफ्ट टिश्यूज तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो कंजेनाइटल होते हैं वो हमारे बोनी स्ट्रक्चर में ज्यादा देखने मिलते हैं। डिलेड मैनिफेस्टेशन। Although present at birth, certain deformities become clinically apparent only later in growth. तो कुछ चीजें बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती बर्थ से ही है, लेकिन वो हमारी लाइफ में या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें तब फील होती है या तब दिखाई देना स्टार्ट होती है। सिविरिटी स्पेक्ट्रम, तो ये क्या है? मे रेंज फ्रॉम माइल्ड करेक्टेबल कंडीशंस टू सिवियर एनोमलीज इनकम्पैटिबल विद लाइफ। तो कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज ऐसी होती हैं कि जो बर्थ के टाइम तो कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वो बढ़ती चली जाएगी। एंड इसी से सेवेरिटी स्पेक्ट्रम बनता है कि ये माइल्डली करेक्टेबल कंडीशंस हैं, मतलब उसकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि वो करेक्ट हो सकती है, इजीली करेक्ट हो सकती है, या उसको टाइम लेगा। जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये रिजिडिटी ऑफ इक्विनस दिखाया है ना? ये इसका केस हम आगे एक एक केस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो हम सेकंड पढ़ते हैं कि क्या एटिलॉजीज या क्या कॉजेज होते हैं कंजेनाइटल
डिफॉर्मिटीज के। फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड जीन म्यूटेशंस कॉजिंग ऑल्टर्ड स्केलेटल डेवलपमेंट। तो जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे बर्थ से या बोल सके इंट्रायूट्राइन लाइफ से पास ऑन हो गए हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ चेंजेस हुए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो गई, या जीन म्यूटेशन के टाइम पे कुछ भी चेंज हुआ है स्केलेटल डेवलपमेंट में, तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। इसका एग्जांपल है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। एवरीवन नोज कि जो 21st पेयर होता है क्रोमोसोम, उसकी एब्सेंस की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के? इंट्रायूटेराइन एक्सपोजर टू टेट्रोजन्स, मैटरनल इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स और ड्रग्स ड्यूरिंग गेस्टेशन। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के टाइम पे जो अगर मदर को कोई भी मैटरनल इन्फेक्शन हुआ है या टॉक्सिन्स या उसने ऐसे ड्रग्स कंज्यूम किए हैं गेस्टेशन पीरियड के टाइम, तो भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका फोकोमिलियम। एंड थर्ड है एटियोलॉजी इसकी कंबाइंड इनहेरिटेंस। तो दोनों कंबाइन हो सकता है। मल्टी फैक्टोरियल इंटरैक्शंस कंबाइनिंग जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो कुछ केसेस में होता है कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी थी क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशंस की वजह से तो हो रहा था, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको प्रोवोक कर देते हैं, तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है CDH, दैट इज कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, एंड CTEP जिसे हम क्लब फुट भी कहते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन था डिफॉर्मिटीज का एक्वायर्ड जॉइंट डिफॉर्मिटीज। तो व्हाट आर एक्वायर्ड जॉइंट डिफॉर्मिटीज, इन्हें देखते हैं। Acquired deformities develop postnatally and are categorized into joint origin and bone origin. तो joint origin and bone origin में हमने देखा था कि ऐसी डिफॉर्मिटीज जो कि हमारे जॉइंट से निकली हो या बोन से ओरिजिनेट हो रही है, एंड ये हमारे इंट्रायूट्राइन लाइफ से नहीं मिलती है, ये हमारे बर्थ के बाद जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं या एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा किसी भी रीजन की वजह से जो डिफॉर्मिटीज आती हैं, उन्हें हम एक्वायर्ड कहते हैं। एंड इनका जॉइंट ओरिजिन हो सकता है, ये जॉइंट किसी भी जॉइंट में एबनॉर्मलिटी हुई या बोन में कोई भी किसी भी रीजन से हुआ, तो ये एक्वायर्ड जॉइंट डिफॉर्मिटीज कॉज करेगा। फर्स्ट वन इज डिसलोकेशंस एंड सबलक्सेशंस, लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट आर्टिकुलेशन डिस्टर्बिंग एनाटॉमिकल अलाइनमेंट। तो सबसे पहला डिसलोकेशन सबलक्सेशन। डिसलोकेशन इज हमारी बोन एक जॉइंट पर से डिसलोकेट हो गई है, ठीक। एंड सबलक्सेशन क्या है? हमारी बोन डिसलोकेट हुई है लेकिन कांटेक्ट में अभी भी है। तो ये डिफरेंस है डिसलोकेशन और सबलक्सेशन में। और अगर ये हुआ तो ये किस किस वजह से हो सकता है? ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल। दो रीजन होते हैं इसके, एक ट्रॉमा हुआ या तो कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्यूट फोर्स डिस्प्लेसिंग जॉइंट सरफेस। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई वो लग गया, फोर्स लगा, तो हमारी बोन ये नॉर्मल थी एंड अब ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसलोकेशन क्रिएट हुआ, डिसलोकेट हो गई। तो हमारी यहाँ पे नॉर्मल जो एनाटॉमी थी स्केलेटल स्ट्रक्चर की, वो बिगड़ गई। एंड इस में आ जाते हैं पैथोलॉजिकल, जॉइंट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन और डिजीज, या यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया ने अटैक किया, जैसे टीबी में, बोन टीबी में ज्यादा देखने मिलता है। तो यहाँ से ये पूरी बोन नेक्रोज हो जाएगी एंड फिर यहाँ पे डिसलोकेशन और सबलक्सेशन कॉज कर सकते हैं। सेकेंड वन है मसल इम्बैलेंस। कोई भी मसल, हमारी मसल अगर वीक हो गई या मसल या टिश्यू स्ट्रक्चर टॉर्न हुआ, तो उसकी वजह से मसल इम्बैलेंस हो सकता है। अनइक्वल मस्कुलर पुल अक्रॉस जॉइंट कॉजिंग asymmetrical लोडिंग एंड प्रोग्रेसिव पोस्चरल पुल टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर मसल।
ठीक। तो क्या होता है इसमें, मस्कुलर पुल, मान लीजिए ये मसल्स के फ्रेगमेंट हैं कई सारे, एंड ये जो दो हैं इसमें मसल पुल बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, मसल इम्बैलेंस हो जाएगा। ये वाली मसल्स हमारी टाइट रह जाएंगी राइट साइड की, एंड जो लेफ्ट साइड के दो फाइबर्स हैं इनमें मसल पुल ज्यादा है, तो इनकी वजह से मसल इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड जब मसल इम्बैलेंस होगा तो वो जिस जिस बोन को मूवमेंट देता है उसमें भी डिफॉर्मिटीज कॉज हो जाएगी। सेकेंड एक्वायर्ड में आता है न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन की वजह से डिफॉर्मिटीज कैसे हो सकती हैं। पैथोलॉजिकल मसल इम्बैलेंस पहला है, पैथोलॉजिकल मसल इम्बैलेंस जैसे सेम ऐसे ही था जैसे ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल था हमारा इसमें, देखते हैं कुछ लोग। हाँ, डिसलोकेशन सबलक्सेशन में, तो सेम ऐसे मसल इम्बैलेंस में। पैथोलॉजिकल मसल इम्बैलेंस arises primarily from paralysis of antagonist muscle groups, that is polio, and spasticity in cerebral palsy। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ मसल फाइबर्स ज्यादा पुल हुए एंड कुछ वहीं स्टिफ रह गए, तो इन सब रीजंस की वजह से एक मसल इम्बैलेंस कॉज होगा। एंड इसका एग्जांपल है जैसे पैरालिसिस हो गई, तो एंटागोनिस्ट मसल जो है पैरालाइज्ड है एंड जो एगोनिस्ट मसल्स है वो एक्टिव है, तो ये भी मसल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। स्पास्टिसिटी हो गई किसी मसल में जैसे सेरेब्रल पाल्सी में, तो उसका कुछ ग्रुप स्पास्टिक मतलब स्टिफ रह जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा ज्यादा, एंड कुछ मसल फाइबर्स अपना एक्टिवली वर्क करेंगे। मसल एंड टेंडन कॉन्ट्रैक्चर्स, when normal muscular elongation is interrupted by disease or fibrosis, muscle tendon unit shorten permanently। तो बोल सकते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक, जैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ट्रॉमा हुआ या मसल टेंडन कॉन्ट्रैक्चर हुआ या कोई रप्चर हुआ उसके अराउंड, तो जो मसल इलांगेशन होती है नॉर्मली वो नहीं होगी और फिर मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए शॉर्टन हो जाएगी। तो रिजल्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन एस्टेब्लिशिंग फिक्स डिफॉर्मिटी। तो पेन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हम फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से फिक्स डिफॉर्मिटी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू एंड अर्थराइटिक कॉजेस। तो सॉफ्ट टिश्यू और अर्थराइटिक की वजह से क्या क्या डिफॉर्मिटी हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ स्केयर इनएलास्टिक स्किन फॉलोइंग सीवियर बर्न्स अक्रॉस फ्लेक्सार सर्फेसिस। तो कोई कॉन्ट्रैक्चर हो गया जैसे कि फ्लेक्सार सर्फेसिस के अराउंड बर्न हो गए, तो ये हमारे एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर देगा और फिर वहां पे डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी। आर्थराइटिस इंड्यूस डिफॉर्मिटी, आर्थराइटिस की वजह से तो ये इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट का, एंड अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एंड इसीलिए फिर वहां के जो मसल्स होंगी वो स्टिफ होने लगेंगी और मूवमेंट को अफेक्ट करेगी, एंड फिर रिजल्ट करेगा ये डिफॉर्मिटी। इन्फ्लेमेटरी और डिजनरेटिव आर्थराइटिस लीड्स टू आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस, joint capsule tightness and bone erosion culminating in severe joint deformity। मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट है पोस्चरल एंड आइडियोपैथिक कॉजेस। तो हैबिचुअल पोस्चरल डिफॉर्मिटी, एक होता है कि हैबिचुअल है, जैसे ये इमेज में देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल अलाइनमेंट है, लेकिन यहाँ दो चीज हमें देखने मिलती है। ये हो गया बोलेग्स हो गई, जिसमें हमारा जो हेड है फीमर का वो इनर साइड एसिटाबुलम की तरफ ज्यादा है, एंड हमारे नीज अवे हैं मीडियल लाइन से, आर्च बन रहा है ऐसा, तो ये बो लेग्स में देखने मिलेगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट है हमारा नॉक नीज कॉज करेगा, लेकिन ये है नॉर्मल अलाइनमेंट। तो हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज की वजह से भी ये हमारा फॉल्टी पोजीशन बन जाती है, जिसकी वजह से एक फिक्स डिफॉर्मिटी देखने मिलती है। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक अननोन फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि नहीं पता होते हैं लेकिन उनकी होने की वजह से
डिफॉर्मिटी कॉज होती है। सर्टेन पीडियाट्रिक डिफॉर्मिटीज डेवलप विद इन डिसर्नेबल अंडरलाइंग डिजीज, जैसे कि नॉकनी देखने मिलता है ग्रोइंग चिल्ड्रन में। नेक्स्ट, बोन ओरिजिन डिफॉर्मिटीज, मैंने बताया था एक्वायर्ड दो ओरिजिन की होती है, एक तो जॉइंट ओरिजिन एंड एक बोन ओरिजिन। तो अभी हम जॉइंट ओरिजिन डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। बोन वो सॉरी बोन ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं एंड जॉइंट ओरिजिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें फर्स्ट होता है फ्रैक्चर्स, देन बोन डिजीजेस एंड एबनॉर्मल ग्रोथ। फ्रैक्चर्स एंड बोन पैथोलॉजी। अब फ्रैक्चर्स में क्या देखने मिलता है? फ्रैक्चर्स माल यूनियन, कोई फ्रैक्चर हुआ तो उसको यूनाइट होना था लेकिन वो यूनाइट हुआ नहीं प्रॉपर उस तरीके से। सो अकर्स व्हेन अ फ्रैक्चर्ड बोन हील्स इन एन एनाटॉमिकली इनकरेक्ट अलाइनमेंट। कोई भी फ्रैक्चर्ड बोन हील तो हो गई है, सपोज ये इस तरीके से नॉर्मल अलाइनमेंट में जुड़नी थी, लेकिन नहीं, ये कैसे जुड़ गई? इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये स्पास्टिसिटी क्रिएट होगी या जॉइंट मूवमेंट रुकेगा, तो इसकी वजह से हमारी डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक बोन सॉफ्टनिंग, पैथोलॉजिकल बोन डिजीजेस, structural density and minor mineral quality causing bones to soften and go under normal physiological weight bearing conditions। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी बोन्स बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, जैसे कि हम ऑस्टो मलेशिया में देखने में मिलता है या ऑस्टोपोरोसिस में। सो ऐसी कंडीशंस में जहां हमारी बोन नॉर्मल एनाटॉमी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाए बोन में, तो डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है। स्पेसिफिक बोन डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बोन डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से डिफॉर्मिटी होगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि रिकेट्स, एंडोक्राइन डिसफंक्शन, पैराथायरॉइड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड अननोन ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि पेजेट्स डिजीज। एंड हेयर हम पेजेट्स डिजीज को डिटेल में बता देते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बोन रिमॉडलिंग रिजल्टिंग इन थिकन बट स्ट्रक्चरली वीक डिफॉर्म बोन्स। तो इसमें क्या हो जाता है, पेजेट्स डिजीज में जो बोन है वो रीमॉडल होती हैं दोबारा, अपने आप ही उसमें चेंजेस होते रहते हैं और वो थिक हो जाती है और जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चरली वीक होती है एंड डिफॉर्म्ड बोन्स हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दो तरीके से है, या तो एक नॉन ऑपरेटिव यूज कर सकते हैं हम या ऑपरेटिव। तो हम सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव मेथड्स को ही अटेम्प्ट करते हैं अगर वो पॉसिबल हो तो। फर्स्ट है मैनिपुलेटिव करेक्शन, जेंटल मैनुअल स्ट्रेचिंग के थ्रू अगर हम सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज कर सकते हैं एंड नॉर्मल अलाइनमेंट में बना सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं, तो हम उसको पहले प्रेफर करेंगे। मैनुअल स्ट्रेचिंग से हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर है वो ठीक हो सकता है और जो टाइट स्ट्रक्चर्स हैं स्ट्रेचिंग से वो भी रिलीज हो जाएंगे एंड अपनी नॉर्मल लेंथ में मसल्स वर्क करने लगेंगे। इमोबिलाइजेशन, वंस पार्शियल और कंप्लीट करेक्शन इज अचीव, अगर एक बार थोड़ा जो भी पार्शियली टीयर हुआ या फ्रैक्चर हुआ तो कंप्लीट करेक्शन जब उसका हो जाए तो प्लास्टर कास्ट और स्प्लिंट के थ्रू हम उसे मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि मूवमेंट अगर रुका, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन नहीं की, तो फिर डिफॉर्मिटी होगी। नॉन ऑपरेटिव मॉडलिटीज, वेजिंग कास्ट, ये तो हम कास्ट अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो हील हो जाएगी एंड फिर उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे हम उसको एक्सरसाइज। कंटिन्यूअस ट्रैक्शन, जैसे ये इस इमेज में दिखा रहे हैं, इन्होंने फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे लेग का एंड इन लोगों ने ट्रैक्शन दे रखा है इसको वेट के थ्रू, ताकि जो यहाँ पे जॉइंट में जो स्पेस है वो मेंटेन रहे और डिफॉर्मिटी कॉज ना हो। ऑर्थोटिक स्प्लिंट्स, ऐसे स्प्लिंट्स जो कि रिमूवेबल डायनेमिक और स्टैटिक ब्रेसेस हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि मूवमेंट भी होता रहे और बहुत
लंबे टाइम तक उसमें डिफॉर्मिटी ना आए, या आप बोल सकते हैं रुकावट ना बने मूवमेंट के लिए। ऑपरेटिव इंटरवेंशंस, अगर हमारे नॉन ऑपरेटिव मेथड्स काम नहीं करते हैं या ऐसी कंडीशंस है जिसमें नॉन ऑपरेटिव मेथड्स नहीं किए जा सकते, तो हम ऑपरेटिव इंटरवेंशंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट इसमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, सर्जिकल डिवीजन और लेंथनिंग ऑफ टाइट कॉन्ट्रैक्चर स्ट्रक्चर्स। तो सर्जिकली हम जो टाइट कॉन्ट्रैक्चर्स हैं उनको कट करके उनकी ओरिजिनल लेंथ पे उनको बना देते हैं ग्राफ्टिंग करके। टेनोटॉमी, जैसे कि टेंडन डिवीजन, तो ये एक्सीजन ऑफ टेंडन, कोई भी अगर टाइट टेंडन है तो उसको कट करके उसकी वो करेंगे, ये निकाल देंगे। Fasciotomy, that is release of tight fascia, and capsulotomy, that is release of joint capsule. सेकेंड है ऑस्टियोटोमी, ऐसे जॉइंट्स, बोनी स्ट्रक्चर्स जो कि जॉइंट मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं, तब हम ऑस्टियोटोमी फॉर्म करेंगे। द डिफॉर्म बोन इज सर्जिकली कट, रीअलाइंड इनटू फिजियोलॉजिकल पोजीशन एंड स्टेबलाइज। थर्ड है आर्थ्रोडेसिस। आर्थ्रोडेसिस क्या होता है? A severely deformed or painful joint is surgically opened. Articular cartilage is completely excised and bones are fused in functional positions. ये हमें ज्यादातर उसमें नी ओए और ऐसे जॉइंट फंक्शंस में मालफॉर्म हो जाते हैं, या ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाता है ऐसे जॉइंट्स में, तब हम आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म करते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है? ये जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन या रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि हम ये नी ओए में करते हैं, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स को डाल के मूवमेंट को रिस्टोर कर देते हैं। नॉर्मल जॉइंट को हटा के आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स को डाल के एक मूवेबल जॉइंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे नॉर्मल मूवमेंट होने लगता है। ये हिप जॉइंट में और नी जॉइंट में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है इलिजा रोफ्स टेक्निक। तो एडवांस डिफॉर्मिटी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एक टेक्निक होती है। यूजेस अ सर्कुलर एक्सटर्नल रिंग फिक्सेटर अटैच टू बोन वाया ट्रांसफिक्सिंग वायर्स एंड ट्रांसटेंशन रॉड्स। तो इसमें क्या होता है? ये जो बोन है इसके हिसाब से यहाँ पे काट दिया जो ये देखिए यहाँ पे वो हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है दो बोन्स में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर तैयार किया है, एंड इसके थ्रू हमने जॉइंट को मेंटेन करते हुए इसको फिक्स करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट, ये ज्यादातर ओल्ड एज में परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बोन जल्दी नहीं जुड़ पाएगा। तो demonstrate maximum utility when severe multiplanar deformity is co-associated with limb shortening, एंड लिम्ब शॉर्टनिंग जहाँ होती है वहां पे भी ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे ये लिम्ब हमारा छोटा था, एंड यहाँ पे अगर ग्राफ्ट हमने बोनी ग्राफ्ट अटैच किए हैं, तो हम इस नॉर्मल जो लेंथ है इसको मेंटेन करने के लिए भी एलिजा रो टेक्निक को यूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आगे भी डिफॉर्मिटीज के पार्ट आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।